बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ट्रेन ऑफ बुसान। इस फिल्म के 3 पार्ट्स हैं और इसका सबसे पहला पार्ट एनिमेटेड है, बाकी दोनों पार्ट नॉर्मल हैं। इस वीडियो में हम आपको तीनों पार्ट्स की कहानी सुनाएंगे। फर्स्ट पार्ट की शुरुआत में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो जख्मी है। वो मदहोशी में सियोल स्टेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। हालांकि बहुत सारे लोग उसे देखते हैं लेकिन कोई उससे नहीं पूछता कि उसे क्या हुआ, क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये एक भिखारी है। अब इस सियोल स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। सबके जाने के बाद यहाँ पर इसी बूढ़े आदमी का एक जानकार लड़का होता है जो बूढ़े की हालत देखता है। वो उसकी हालत देखकर परेशान हो जाता है। वो पास ही के एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर गरीब लोगों का इलाज किया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पूरा फुल है, इसीलिए बूढ़े आदमी का इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता। हालांकि वो बहुत रिक्वेस्ट भी करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो स्टेशन वापस आ जाता है, लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। और जब वो अपने बूढ़े दोस्त के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है। उसकी मौत से उसे बहुत दुख होता है। वो स्टेशन मास्टर के पास जाता है और कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरा दोस्त मारा गया, अब कम से कम तुम्हें इंसानियत दिखाते हुए उसका अंतिम संस्कार तो करना चाहिए। स्टेशन मास्टर उसकी बात मान जाता है और जब वो उस जगह आता है जहां पर उस बूढ़े की डेड बॉडी होनी चाहिए थी तो वहां पर डेड बॉडी नहीं होती। ये देखकर उस बूढ़े का दोस्त पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ पल पहले यहीं पर उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी थी। वहीं शहर में एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हना है। हना की मॉम बचपन में ही गुजर गई थी और उसकी अपने पिता से नहीं बनती, इसीलिए वो घर छोड़कर आ गई होती है। वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ रहती है जो कि सारा दिन इंटरनेट पर बैठा रहता है, वो कोई काम नहीं करता। उसके पास पैसों की बहुत कमी होती है लेकिन वो इंटरनेट से पैसे कमाना चाहता है, इसीलिए वो हना का एक MMS बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। हना को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे लड़ती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है। हना के पिता को हना का MMS देखकर उसके बॉयफ्रेंड का पता मिल जाता है और वो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी उसी के साथ है। वो अपनी बेटी को लेने के लिए उस तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं वो बूढ़ा आदमी जो सियोल स्टेशन पर मारा गया था, जिसकी डेड बॉडी गायब हो गई थी, उसका दोस्त अभी भी उस डेड बॉडी को ढूंढ रहा होता है और तभी वो देखता है कि उसका वो बूढ़ा दोस्त अभी भी जिंदा है। वो किसी इंसान के ऊपर हमला कर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो बूढ़ा अपने दोस्त पर भी हमला कर देता है। दरअसल ये बूढ़ा ज़ॉम्बी बन चुका है और अब उसने अपने दोस्त को काट लिया है, इसीलिए वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है। जिससे ये पता चलता है कि अगर ये ज़ॉम्बीज़ किसी को भी काट लेंगे तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। वहीं हना के पिता को दिखाया जाता है जो किसी तरह से हना के बॉयफ्रेंड तक पहुंच जाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर मेरी बेटी सही सलामत मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हना का बॉयफ्रेंड डर जाता है। वो हना के पिता को अपने घर लेकर आता है जहां हना उसके साथ रहती है, लेकिन जब ये घर आते हैं तो देखते हैं कि हना वहां पर नहीं है, क्योंकि हना ने ब्रेकअप कर लिया था और अब वो यहाँ पर भी नहीं है। इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकलते, इस घर की जो मकान मालकिन होती है वो इन दोनों पर हमला कर देती है, क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। पर हना के पिता उसे मार देते हैं। यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज होते हैं, इसीलिए बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलते हैं। वही हना को दिखाया जाता है जो सियोल स्टेशन पर है और यहाँ पर बहुत सारे इंसान अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। वो इनके ऊपर हमला करते हैं। हना कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है। वो पुलिस वालों को ज़ॉम्बीज के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते और तभी पुलिस स्टेशन तक भी ज़ॉम्बीज पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वो इन पर हमला करते, सब के सब अपने आप को लॉकअप के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज के साथ मुठभेड़ के चलते एक पुलिस वाले को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। अभी सब के सब सेल के अंदर हैं और पुलिस वाले की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। सब समझ जाते हैं कि अब ये भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। वो उसकी गन छीनने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस वाला इनके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। वो धीरे धीरे पीछे जा रहा होता है और पीछे ज़ॉम्बीज होते हैं जो उससे पकड़कर घायल कर देते हैं। मौका देखकर एक इंसान जो कि लॉकअप के अंदर है वो पुलिस वाले से गन छीन लेता है, पर कुछ ही पलों के बाद पुलिस वाला, जिसे सब समझ रहे थे कि वो मर चुका है, वो उठता है। दरअसल वो अब ज़ॉम्बी बन चुका है और लॉकअप में एक आदमी की गर्दन पर काट लेता है और इनके पास अब पुलिस वाले की गन है, जिससे ये पुलिस वाले को जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है उसे मार देते हैं। यहाँ पर अब बहुत सारी सिक्योरिटी आ जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर हना और सेल के अंदर जो एक और दूसरा आदमी है जो पूरी तरह से ठीक है, ये दोनों के दोनों निकल जाते हैं। बाहर एक एम्बुलेंस में डॉक्टर होता है जो इन्हें एम्बुलेंस में बिठा लेता है। अब जब ये हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं तभी वो अपना मोबाइल चेक करती है और देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने कई बार उसे कॉल किया है। वो उसे कॉल बैक करती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उसके पिता उसे लेने के लिए आए हैं। हना कहती है कि हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, हम तुम्हें वहीं पर मिलेंगे, और इसके बाद वो फोन डिस्कनेक्ट कर देती है।
अब जो एम्बुलेंस में डॉक्टर होता है वो इन्हें बताता है कि हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। ये जानने के बाद हना के साथ जो आदमी होता है वो डर जाता है। वो कहता है कि हॉस्पिटल में खतरा है, इसीलिए वो डॉक्टर को उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता। इसीलिए वो आदमी ड्राइवर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब हना और उसके साथ जो आदमी होता है ये दोनों के दोनों रेलवे सबवे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये सबवे से होते हुए एक स्टेशन पर पहुंचते हैं। ये देखते हैं कि स्टेशन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, इसीलिए ये वहां से निकलकर दोबारा ट्रैक्स पर बैठ जाते हैं। ये दोनों के दोनों हताश हो चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह से इन्हें अपने घर पहुंचना है, इसीलिए वहां से बाहर निकलते हैं। हना अपने बॉयफ्रेंड को एक बार फिर से कॉल करती है और जब उससे बात कर रही होती है तभी ज़ॉम्बीज उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। वो इन दोनों का पीछा करते हैं। शहर में चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं जो लोगों को काटने के लिए, उन्हें मारने के लिए उन्हें पकड़ रहे हैं। पर इससे पहले कि ज़ॉम्बीज इन दोनों को पकड़ते, कुछ लोग जो कि नॉर्मल हैं वो इन्हें आवाज़ देते हैं और अपनी तरफ आने के लिए कहते हैं। ये दोनों के दोनों उन तक पहुंच जाते हैं, पर इनके आगे पुलिस ने, आर्मी ने बैरियर्स लगा रखे हैं। बैरियर्स के दूसरी तरफ ये सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले और आर्मी वाले इन्हें दूसरी तरफ नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है कि ये भी इन्फेक्टेड हो। वहीं दूसरी तरफ हना के पिता और बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, जो कि सुरक्षित जगह पर है। वो पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी बेटी को आने दिया जाए, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते। अब जिस तरफ हना है उस तरफ ज़ॉम्बीज आना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए हना के साथ जो आदमी होता है वो ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, पर आर्मी उसे गोली मार देती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हना और उसके साथ जितने भी लोग हैं उन पर अब ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, लेकिन हना एक वायर की मदद से ऊपर चढ़कर एक बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाती है, जो कि एक होटल होता है। यहाँ से वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। कुछ ही देर बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर भी यहाँ पर है। लेकिन जब हना अपने फादर की तरफ देखती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि ये मेरे फादर नहीं है, बल्कि जब मैंने अपना घर छोड़ा था तो इस आदमी ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, ये मुझे प्रोस्टिट्यूशन में लाना चाहता था। ये सुनकर हना के बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी उससे बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए वो हना के बॉयफ्रेंड को मार देता है। हना की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत जख्मी है। वो अपनी जान बचाने के लिए छुप जाती है, लेकिन वो आदमी उसके पैरों के निशान से उस तक पहुंच जाता है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। हना की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यह आदमी उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हना नहीं उठती क्योंकि वो मर चुकी है। पर अगले पल हना की आंखें खुलती है। दरअसल अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। जब वो ज़ॉम्बी से भाग रही थी तो एक ज़ॉम्बी ने उसके पैरों पर स्क्रैच मार दिए थे और अब वो ज़ॉम्बी बनकर इस आदमी को बुरी तरह से मार देती है। वहीं अब हमें पूरे शहर को दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ ज़ॉम्बीज का आतंक है। हर जगह ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के सेकंड पार्ट में दिखाया जाता है कि एक आदमी के ट्रक से हिरन टकराता है। हिरन बुरी तरह से जख्मी होकर मर जाता है, पर कुछ ही देर बाद हिरन अपने आप ही खड़ा हो जाता है, यानी कि वो दोबारा जिंदा हो चुका है और उसकी आंखें पूरी तरह से बदली हुई है। इसी शहर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम है। सैम अपनी बेटी के साथ रहता है और अगले दिन सैम की बेटी का बर्थडे है। सैम की बेटी कहती है कि मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ। दरअसल सैम और उसकी पत्नी का डाइवोर्स हो चुका है और सैम की पत्नी ब्यूसान रहती है, इसीलिए अपनी बेटी को कहता है ठीक है मैं तुम्हें बुसान लेकर जाऊंगा। अगले दिन ये ट्रेन से बुसान की तरफ निकल पड़ते हैं। इससे पहले कि ट्रेन चलती, एक लड़की भागते हुए ट्रेन के अंदर एंटर कर जाती है, जो कि जख्मी होती है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे काटा है और अगले पल वो यहाँ पर ज़ॉम्बी में बदल जाती है। ज़ॉम्बी में बदलने के बाद वो ट्रेन में एक अटेंडेंट पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से काट लेती है, जिसके बाद वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है और अब ये एक के बाद एक कई लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। यानी कि इस ट्रेन में अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और वो दूसरे लोगों को काट रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ से सैम अपनी बेटी को लेकर एक दूसरी बोगी में चला जाता है। ये बोगी पूरी तरह से सुरक्षित होती है। दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और दरवाजे की दूसरी तरफ अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और वो ज़ॉम्बीज दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। सैम कहता है कि हमें इस दरवाजे के गिलास को किसी तरह से कवर करना होगा, अगर हम उन्हें नहीं देखेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। और ये न्यूज़पेपर से ग्लास को कवर कर देते हैं और सच में सभी ज़ॉम्बीज अब शांत हो जाते हैं। वहीं ट्रेन का पायलट
पायलट इन्हें बताता है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी, उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। हालांकि उसे ट्रेन रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। अब सैम को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उसे कहती है कि अपनी बेटी का ध्यान रखना। सैम समझ जाता है कि उसकी मॉम भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, यानी कि उसकी मॉम की भी मृत्यु होने वाली है। अब यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उन्हें पता चलता है कि पूरे देश में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, यानी कि कई लोग ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हैं और वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं। अब ट्रेन में अनाउंसमेंट किया जाता है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, क्योंकि उस स्टेशन पर आर्मी को बुला लिया गया है। वो स्टेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, स्टेशन पूरी तरह से खाली होता है। सब के सब ट्रेन से बाहर आते हैं और मेन गेट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन सैम अपनी बेटी को लेकर एक दूसरे गेट से निकलने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो भी उन लोगों के साथ क्वारंटीन हो। दरअसल आर्मी वाले अगर इन लोगों को बचाते हैं तो वो इन्हें क्वारंटीन करेंगे, इसीलिए सैम ने अपने बॉस से बात कर ली थी। वो एक दूसरे गेट से निकल जाता है। वहीं बाकी पैसेंजर्स को दिखाया जाता है जो मेन गेट तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी आर्मी है, लेकिन वो सब के सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को काट लेते हैं, लेकिन किसी तरह से बहुत सारे लोग यहाँ से बच जाते हैं। वहीं सैम को दिखाया जाता है जो देखता है कि आर्मी वाले ज़ॉम्बीज अब उनका पीछा कर रहे हैं। एक ज़ॉम्बी उसकी बेटी को इन्फेक्टेड करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एंडी नाम का एक आदमी, जो कि उसी ट्रेन में पैसेंजर था जिसमें सैम था, वो उसकी बेटी को बचा लेता है। सैम के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मारकर गेट के अंदर चला जाता है, जहां पर सब के सब लोग जो कि इन्फेक्टेड नहीं है वो हैं। वो यहाँ पर गिलास के दरवाजे को अंदर से पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जो एंडी की पत्नी होती है वो सैम की बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाती है और ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन सैम और एंडी अभी भी बाहर है। अब ट्रेन को दोबारा चलाने का ऑर्डर दिया जाता है। ट्रेन यहाँ से निकल जाती है। सैम और एंडी उस दरवाजे को छोड़कर, जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, यहाँ से ट्रेन की तरफ भागते हैं। तभी सारे के सारे ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ के इस तरफ आ जाते हैं। वो इनका पीछा करते हैं, लेकिन किसी तरह से चलती ट्रेन को पकड़कर एक कंपार्टमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। अब उस कंपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहां पर सैम की बेटी और एंडी की पत्नी है। उनके साथ कुछ और भी लोग होते हैं, लेकिन उसी कंपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग हैं जो कि ज़ॉम्बीज हैं, इसीलिए सब के सब चुपचाप एक वॉशरूम के अंदर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। अब एंडी अपनी पत्नी को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और सैम की बेटी कंपार्टमेंट नंबर 13 में है, जहां पर ज़ॉम्बीज भी हैं और उन्होंने अपने आप को एक वॉशरूम के अंदर बंद किया हुआ है। ये कंपार्टमेंट नंबर 9 में है और अगर इन्हें कंपार्टमेंट नंबर 13 में जाना है तो उन्हें एक एक करके सभी कंपार्टमेंट्स को क्रॉस करना होगा जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। इसीलिए अपने आप को ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। सबसे आगे एंडी होता है जो कि इनमें सबसे शक्तिशाली है और वो ज़ॉम्बीज से लड़ता हुआ, उन्हें मारता हुआ लगातार आगे बढ़ता है और इस तरह से ये एक कंपार्टमेंट को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन इनकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं होती। अगले कंपार्टमेंट में एक बेसबॉल की टीम होती है और इन दोनों के साथ एक लड़का होता है जो इसी टीम का प्लेयर है। वो अपने दोस्तों को इस हालत में देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो उन पर हमला नहीं कर पाता, लेकिन एंडी और सैम उनसे लड़ते हैं और तभी ट्रेन एक टनल के अंदर से गुजरती है, जिस वजह से ट्रेन में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज को अंधेरे में नहीं दिखता, वो निष्क्रिय हो जाते हैं और इस बात का फायदा उठाकर ये कंपार्टमेंट को क्रॉस करके दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन अब ये जिस कंपार्टमेंट में है यहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज है। चुपचाप बैठ जाते हैं और टनल के आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही टनल आती है सैम एंडी के फोन को दूसरी तरफ फेंकता है और उस पर कॉल करता है। उस पर रोशनी होती है, इसीलिए सारे के सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरह से ये इस कंपार्टमेंट को पार कर लेते हैं। एक एक करके सभी कंपार्टमेंट को पार कर चुके हैं और अभी पहुंच चुके हैं कंपार्टमेंट नंबर 13, जहां पर एंडी वॉशरूम के अंदर अपनी पत्नी को और सैम अपनी बेटी को देखता है। लेकिन तभी टनल खत्म हो जाती है। ज़ॉम्बीज इन्हें देख लेते हैं और इससे पहले कि ज़ॉम्बीज इन्हें मारते ये भी अपने आप को साथ वाले वॉशरूम में बंद कर लेते हैं। इसके बाद सैम इन्हें मोबाइल में देखकर बताता है कि अगला टनल आने वाला है, उस टनल के आते हमें यहाँ से निकलना होगा। और जैसे टनल आती है तो ये ट्रेन के उस हिस्से से जहाँ पर सामान रखा जाता है धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन इनके साथ एक और आदमी होता है जो नीचे गिर जाता है। सैम उसे बचाने के लिए वहीं पर रुक जाता है। बाकी सब के सब कंपार्टमेंट नंबर 14 में पहुंच जाते हैं और अब टनल खत्म हो जाती है, यानी कि यहाँ पर उजाला हो चुका है। और तभी सैम और वो आदमी जो यहाँ कंपार्टमेंट नंबर 13 में फंस चुके हैं 14 नंबर कंपार्टमेंट की तरफ भागते हैं जहां पर एंडी है। किसी तरह से ये
ये उस पार पहुंच जाते हैं और एंडी दरवाजा बंद कर देता है, पर ये दरवाजा लॉक नहीं हुआ होता, इसीलिए एंडी उस दरवाजे को पकड़ कर रखता है। इसके साथ वाले कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं, जहां पर ट्रेन का अटेंडेंट भी है, तो नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी उस कंपार्टमेंट में आए, क्योंकि उसे शक होता है कि इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। अब इन्होंने दरवाजे को संभाल रखा होता है। तभी सैम 15 नंबर कंपार्टमेंट की तरफ जाता है और उसका दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। जल्दी दरवाजा टूट जाता है, लेकिन लोग नहीं चाहते कि वो अंदर आए। वही एंडी को दिखाया जाता है जो दरवाजे को पकड़कर खड़ा होता है। वो सैम को कहता है कि तुम मेरी पत्नी का ध्यान रखना, तुम यहाँ से चले जाओ। सैम उसकी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और तभी ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर एंडी पर हमला कर देते हैं और एंडी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब सैम, उसकी बेटी और एंडी की पत्नी और इनके साथ एक और लेडी होती है 15 नंबर कंपार्टमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन इनके साथ जो लेडी होती है उसे ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। 15 नंबर कंपार्टमेंट में इसी लेडी की बहन होती है, जिसकी आंखों के सामने उसकी बहन को मारा जा रहा होता है। वो जाकर भी कुछ नहीं कर पाती, उसे अपनी बहन की मौत का बहुत दुख होता है। 15 नंबर कंपार्टमेंट में जो ट्रेन अटेंडेंट होता है वो कहता है कि ये भी इन्फेक्टेड है। सभी लोग उसकी बात पर यकीन करते हैं, इसीलिए इन सब को ये दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहते हैं। सबके सब दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहीं 15 नंबर कंपार्टमेंट में वो लेडी जिसकी बहन को उसकी आंखों के सामने ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया होता है, वो अपनी बहन की मौत के लिए यहाँ पर हर एक इंसान को जिम्मेदार समझती है, क्योंकि इन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। इसीलिए वो उस दरवाजे को खोल देती है जिसके पीछे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ज़ॉम्बीज़ अंदर आकर यहाँ पर सबको इन्फेक्टेड कर देते हैं, पर सैम और उसके साथ के लोग अभी भी सुरक्षित होते हैं। सैम की कॉलीग का उसे कॉल आता है और वो बताता है कि बुसान स्टेशन पूरी तरह से सुरक्षित है, वहां पर आर्मी आ चुकी है। वो ये भी बताता है कि हमने जिस बायोटेक कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए थे, ये वायरस उसी कंपनी ने फैलाया, क्योंकि हमारे शेयर्स बेचने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ये सुनकर सैम को बहुत दुख होता है और अगले पल यहाँ पर ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन का जो कैप्टन होता है वो बताता है कि ट्रेन के आगे एक बहुत बड़ी बोगी है, जिस वजह से हम आगे नहीं जा सकते, हमें ट्रेन बदलनी होगी, हमें दूसरे ट्रैक पर जाना होगा। ट्रेन का कैप्टन दूसरी ट्रेन में चला जाता है, पर जब सैम अपने साथियों को लेकर उस तरफ जा रहा होता है, तभी सामने से एक जलती हुई ट्रेन आती है जो दूसरी ट्रेन से टकराती है। सैम अपने साथियों के साथ उसके नीचे फंस जाता है। वहीं वो ट्रेन अटेंडेंट जिसने सैम को और उसके साथियों को कंपार्टमेंट नंबर 14 में नहीं आने दिया था, वो अभी भी वॉशरूम में एक आदमी के साथ सुरक्षित होता है। ट्रेन रुकने के बाद वो भी वहां से निकलता है और तभी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो अपने साथ के आदमी को ज़ॉम्बीज़ के ऊपर धक्का देकर वहां से निकल जाता है और इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद उसे वही बेसबॉल का प्लेयर दिखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। बेसबॉल प्लेयर की गर्लफ्रेंड उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन ट्रेन अटेंडेंट उसे खींचकर ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देता है। इसके बाद ज़ॉम्बीज़ उसे भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। बेसबॉल प्लेयर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है, वो उसे भी काट लेती है। इसके बाद ट्रेन अटेंडेंट उस तरफ भागता है जहां पर ड्राइवर है, यानी कि ट्रेन का कैप्टन, पर तभी वो गिर जाता है। ट्रेन का कैप्टन उसे देख लेता है, उसे बचाने के लिए आता है और जैसे ही वो ट्रेन अटेंडेंट के पास आता है, वो कैप्टन को ज़ॉम्बीज़ के ऊपर धक्का देकर खुद यहाँ से बचकर निकल जाता है और खुद ट्रेन के इंजन वाले डिब्बे में बैठ जाता है। वहीं सैम को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी और एंडी की पत्नी और साथ ही एक और आदमी के साथ होता है, लेकिन अब इनके ऊपर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। इनके साथ जो आदमी होता है वो ज़ॉम्बीज़ को रोकता है और इन्हें कहता है कि तुम भागो। ये तीनों के तीनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं। ये उस इंजन के पीछे भाग रहे होते हैं जिसे ट्रेन अटेंडेंट ने स्टार्ट कर दिया। वो यहाँ से निकलना चाहता है। इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, लेकिन किसी तरह से ये इंजन के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी इंजन को पकड़ लेते हैं। पर सैम अपने पैरों से ज़ॉम्बीज़ के हाथों पर मारता है, जिससे उनके हाथ छूट जाते हैं और अब वो इंजन के आगे की तरफ जाता है जहाँ पर ट्रेन अटेंडेंट होता है और जब वो उनकी तरफ पलट कर देखता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना होता। वो सैम के पास आता है और कहता है कि मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ और तभी वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और सैम के ऊपर हमला कर देता है। वो सैम के हाथ को भी काट लेता है, पर सैम अपने आप को एक चेन से बांधकर ट्रेन अटेंडेंट को लेकर ऊपर से कूद जाता है। ट्रेन अटेंडेंट तो नीचे गिर जाता है, लेकिन सैम वहीं रह जाता है, पर अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो अपनी बेटी को और एंडी की पत्नी को अंदर ले जाता है और उन्हें बताता है कि ट्रेन को कैसे ऑपरेट करते हैं। इसके बाद वो खुद बाहर आ जाता है। उसकी बेटी बहुत रो रही होती है क्योंकि आज उसका बर्थडे भी है और अब सैम ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है, पर इससे पहले कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनता वो ट्रेन से कूद जाता है।
कुछ देर बाद ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर एंडी की पत्नी और सैम की बेटी एक टनल से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर आर्मी वाले होते हैं, यानी कि ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। ये उन दोनों को बचा लेते हैं और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। थर्ड पार्ट की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया दिखाया जाता है, जहां पर ज़ॉम्बीज का आतंक फैल चुका है। यहीं पर हमें कोरियन मरीन यानी कि कोरियन नेवी कैप्टन को दिखाया जाता है, जिसका नाम जैक है। वो अपनी सिस्टर की फैमिली को लेकर उस शिप की तरफ बढ़ चलता है जिसका वो कैप्टन है। रास्ते में उसे एक फैमिली मिलती है, वो उससे मदद मांगती है, लेकिन जैक उनकी मदद नहीं करता क्योंकि यहाँ पर जो आदमी होता है उसकी बॉडी पर ब्लड लगा होता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये भी अब इन्फेक्टेड है। हालांकि वो कहते हैं कि वो उनकी एक बेटी को तो अपने साथ रख ले, लेकिन जैक उनकी बात नहीं मानता और शिप तक पहुंच जाता है। हालांकि शिप को जापान जाना था, पर ऊपर से ऑर्डर्स आने के बाद अब शिप को हांगकांग ले जाया जा रहा है। अब जैक की बहन और उसकी बहन का बेटा जिस रूम में होते हैं, वहां पर एक आदमी इन्फेक्टेड होता है। वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वहां पर बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है। हालांकि जैक वहां पर अपनी सिस्टर और उसके बेटे को बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाता और इससे पहले कि ज़ॉम्बी जैक को भी अटैक करके अपनी तरह बना देते, वो उस रूम से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ से कहानी 4 साल आगे दिखाई जाती है, जहाँ जैक अपने ब्रदर इन लॉ के साथ चाइना के हांगकांग शहर में रहता है। यहाँ के लोग इन्हें पसंद नहीं करते। एक दिन इन दोनों को यहाँ का एक लोकल गैंग अपने पास बुलाता है। वहाँ पर 2 कोरियंस पहले से होते हैं और वो इन चारों को एक काम देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें साउथ कोरिया एक बार फिर से जाना होगा। उस इलाके में जो क्वारंटीन है, वहाँ पर एक ट्रक है जिसमें $20 मिलियन है। अगर तुमने उसे हासिल कर लिया तो तुम्हें उसमें से आधे पैसे मिल जाएंगे। ये चारों इस काम के लिए मान जाते हैं और इन्हें बोट से उस जगह पहुंचा दिया जाता है जहां पर वो ट्रक है। अब यहाँ पर जैक एक बिल्डिंग के पास जाता है और देखता है कि उस बिल्डिंग के अंदर हजारों ज़ॉम्बीज हैं। ये बिल्डिंग ग्लास की होती है, इसीलिए वो जल्दी से वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है। इसके बाद इन चारों में से जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है वो गाड़ी में रहता है और बाकी के 3 उस ट्रक तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर $20 मिलियन हैं। इस ट्रक का जो पुराना ड्राइवर होता है वो ज़ॉम्बी बन गया होता है। इन्हें लगता है कि वो मर गया है क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी हलचल नहीं होती और जब ये उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो वो इन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे ट्रक का हॉर्न बज जाता है और यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो ट्रक की तरफ भागना शुरू करते हैं। जैक उस ज़ॉम्बी को मारकर ट्रक को लेकर यहाँ से अपने साथियों के साथ निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जो इनके पास सैटेलाइट फोन होता है, इससे ये अपने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनके ऊपर कोई हमला कर देता है। कोई इनकी तरफ रोशनी फेंकता है जिससे सभी ज़ॉम्बीज इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो इनकी गाड़ियों पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इनकी गाड़ी आपस में टकरा जाती है। जैक गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकल जाता है, जबकि उसका ब्रदर इन लॉ उसी ट्रक के अंदर पीछे छुप जाता है। बाकी के 2 साथियों को ज़ॉम्बीज मार देते हैं। जैक को नहीं पता होता कि उसका ब्रदर इन लॉ अभी भी जिंदा है। वो ज़ॉम्बीज से लगातार लड़ता रहता है, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब उसे यकीन हो जाता है कि अब वो ज़ॉम्बीज का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो सभी उम्मीद छोड़ देता है। पर इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उस पर हमला करते, यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसे जिन नाम की एक लड़की चला रही होती है। ये जैक को अपने साथ बिठाकर यहाँ से निकल जाते हैं, जिनके साथ उसकी छोटी बहन मिन भी है। ये जैक को अपने घर ले जाते हैं जहां पर इनके माता पिता भी हैं और ये वही परिवार होता है जिनकी मदद करने से जैक ने आज से 4 साल पहले उस वक्त मना कर दिया था जब वो अपनी बहन और अपनी बहन के बेटे को गाड़ी से शिप की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि उस वक्त आदमी के शरीर पर खून लगा हुआ था। इसीलिए जैक को लगा था कि वो इन्फेक्टेड है। इस आदमी का नाम किम था। किम उस वक्त अपनी बेटी मारिया और अपनी 2 ग्रैंड डॉटर यानी कि अपनी बेटी की बेटियों के साथ, जिनका नाम जिन मिन है, जिन्होंने आज जैक की जान बचाई है, उनके साथ था। किम यहाँ से किसी जेन नाम की लेडी को कॉल करता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि वो उन्हें यहाँ से यानी कि साउथ कोरिया से निकाल सकती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिलिट्री के सारे ऑपरेशंस आज से 4 साल पहले खत्म कर दिए गए थे। अब किम को और उसकी बेटी मारिया को जैक से पता चलता है कि वो यहाँ पर हांगकांग से आया है, वो भी $20 मिलियन के लिए। ये फैसला करते हैं कि ये उस ट्रक को हासिल कर लेंगे जिसके अंदर $20 मिलियन हैं। वहीं उस ट्रक के पास एक गैंग आ जाती है। इसका नाम होता है यूनिट नंबर 631
और वो उस ट्रक को हासिल करके वहां से ले जाती है। उन्हें नहीं पता होता कि इसके अंदर जैक का ब्रदर इन लॉ भी छुपा हुआ है। दरअसल इसी यूनिट ने ट्रक के चारों तरफ लाइट से हमला किया था ताकि ज़ॉम्बीज इनके ऊपर अटैक करें और ये इस ट्रक को हासिल कर लें। अब जब ये 631 यूनिट ट्रक को खोलती है तो इन्हें इसके अंदर जैक का ब्रदर इन लॉ मिल जाता है, साथ ही पैसे भी। पैसों को देखकर ये हैरान होते हैं। बैग के अंदर सैटेलाइट फोन भी मिलता है और जैसे ये फोन को ऑन करते हैं उस पर हांगकांग से उस गैंग की कॉल आती है जिन्होंने इन चारों को यहाँ साउथ कोरिया भेजा है। और यहाँ 631 यूनिट गैंग के कैप्टन को पता चलता है कि जो भी ट्रक को यानी कि पैसों को वापस लाएगा न उसे सिर्फ साउथ कोरिया से बाहर निकाला जाएगा बल्कि उसे पैसों में से आधा हिस्सा भी मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मारिया और उसके पिता किम भी उस ट्रक को, उन पैसों को हासिल करना चाहते हैं, साथ ही सैटेलाइट फोन को, ताकि वो अपने परिवार के साथ यहाँ साउथ कोरिया से निकल सकें। हालांकि मारिया और उसके परिवार को पता है कि आज से 4 साल पहले जैक ने उसके परिवार की मदद नहीं की थी, लेकिन वो समझती है कि उस वक्त हालात ही ऐसे थे और अब ये फैसला करते हैं कि रात को ट्रक चुराने के लिए जाएंगे। जैक और मारिया उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ट्रक होता है। ये ट्रक के अंदर दाखिल हो जाते हैं लेकिन वहां पर ना पैसे होते हैं और ना ही सैटेलाइट फोन। अभी वहां पर एक आदमी आता है जो यूनिट 631 के कैप्टन का खास आदमी है। ये उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो इन्हें बताता है कि कैप्टन को सब कुछ पता है और अब मैं और कैप्टन पैसे लेकर बिना किसी को कुछ बताए शिप तक पहुंचना चाहते हैं ताकि हम इस नर्क से निकल सकें। ये इन्हें ये भी बताता है कि ट्रक के पीछे हमें एक आदमी मिला था और जब जैक ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ है। वो गन लेकर अपने ब्रदर इन लॉ को बचाने के लिए निकल पड़ता है। तो इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक गेम का हिस्सा होता है जिसमें पकड़े हुए इंसानों को और ज़ॉम्बीज को एक ही अरीना के अंदर छोड़ा जाता है और बाकी सब लोग इस खेल का मजा लेते हैं। ज़ॉम्बीज वहां पर बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं पर इससे पहले कि वो जैक के ब्रदर इन लॉ को भी इन्फेक्टेड कर दे, जैक यहाँ पर पहुंच जाता है। वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को और यूनिट 631 गैंग के लोगों को मार देता है। वो अपने ब्रदर इन लॉ को यहाँ से निकल ही रहा होता है लेकिन अभी भी उसके पीछे 631 यूनिट के गैंग के मेंबर्स हैं और साथ ही ज़ॉम्बीज भी। एक पल ऐसा आता है जब जैक को कुछ ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। उसका ब्रदर इन लॉ उन पर गोलियों से वार करता है लेकिन तभी इस गेम का जो इंचार्ज होता है वो पीछे से जैक के ब्रदर इन लॉ को मार देते हैं जिससे जैक को बहुत दुख होता है। वही मारिया को दिखाया जाता है जिसके सामने अभी भी वो आदमी होता है पर उसी वक्त वहां पर वो कैप्टन भी आ जाता है जो यहाँ से पैसे लेकर भागना चाहता है। वो मारिया पर गोलियां चलाता है लेकिन मारिया उसे ट्रक से कुचलकर मार देती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर जैक है। वो जैक को अपने ट्रक में बिठाती है और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। पर इससे पहले कि ज़ॉम्बीज इन्हें खत्म कर दे यहाँ पर मारिया की बेटियां आ जाती है जो ज़ॉम्बीज को लाइट की मदद से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और इस तरह से वो उस ट्रक को जिसमें उसकी मॉम और जैक है उसे यहाँ से बचाकर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और उस पोर्ट तक पहुंच जाते हैं जहां पर शिप है। इनके सामने शिप होता है जिसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं लेकिन इससे पहले कि ये शिप तक पहुंचते एक गाड़ी इनकी गाड़ी पर टक्कर मारती है और इसमें वही कैप्टन होता है जिसे मारिया ने मार दिया था। दरअसल वो अभी भी जिंदा होता है। वो मारिया की बड़ी बेटी को गन पॉइंट पर ले लेता है और तभी मारिया की छोटी बेटी अपनी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी से उसका ध्यान भटकाती है जिससे मारिया की बड़ी बेटी छूट जाती है। लेकिन कैप्टन मारिया की छोटी बेटी को देख लेता है। वो उसकी तरफ गोली चलाता है लेकिन तभी मारिया के पिता अपनी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। गोली उन्हें लग जाती है। ये देखकर मारिया अपनी गन उठाती है और इससे पहले कि वो कैप्टन को गोली मारती कैप्टन उसके पैर पर गोली मार देता है और ट्रक लेकर यहाँ से चला जाता है। वो शिप के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन ये सब भी कैप्टन की तरह क्रिमिनल्स होते हैं। ट्रक मिलने के बाद भी ये कैप्टन को गोली मार देते हैं लेकिन कैप्टन मरने से पहले ट्रक पर रिवर्स गियर लगाकर उसे वापस पीछे की तरफ धकेलता है जिससे दरवाजा खुल जाता है और अब अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं तो शिप पर हर एक के ऊपर हमला कर देते हैं। दूर से जैक, मारिया और उसका परिवार ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी ऊपर से एक चॉपर गुजरता है। ये चॉपर को सिग्नल देते हैं। अब चॉपर नीचे उतर रहा होता है और ये चॉपर की तरफ भागते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज इनके पीछे हैं। इसीलिए मारिया जैक को अपनी बेटियों को इस जगह से सुरक्षित निकालने के लिए कहती है। जैक वादा करता है कि वो इस बार उसकी बेटियों की रक्षा करेगा और वो चॉपर की तरफ भागता है। वहीं मारिया एक ट्रक के अंदर बैठकर उसका हॉर्न बजा देती है जिससे सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ट्रक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं जैक मारिया की दोनों बेटियों को लेकर चॉपर तक सुरक्षित पहुंच जाता है। चॉपर के अंदर आर्मी होती है और यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर होती है जिसका नाम जेन है। वहीं मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी जान लेने वाली होती है लेकिन जैक इस बार उसकी जान बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ भागता है। वो ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाता है।
मारिया भी अपना फैसला बदल लेती है। जैक और मारिया दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए उस जगह से चॉपर तक पहुंच जाते हैं और ये सब के सब इस खतरनाक जगह से, जहां पर हर एक मोड़ पर मौत है, सुरक्षित निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों कहानियां आपको पसंद आई होंगी।